हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वित्त वर्ष का यानी 2025-26 जो चालू वित्त वर्ष है उसका आज आखिरी दिन है। और मैंने सोचा कि जब इस वित्त वर्ष में कई कीर्तिमान स्थापित हुए हैं नेगेटिव सेंस में, तो उन कीर्तिमानों पे जरा मैं आज के इस वीडियो में प्रकाश डालूं। साथ ही मैं कुछ आपको किताबें दिखाऊंगा, 3-4 किताबें इस तरीके की जिन्होंने मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे प्रभावित किया है। पर इस इन किताबों पे हम वीडियो के आखिरी सत्र में हम चर्चा करेंगे, लास्ट फेज में हम बात करेंगे। दोस्तों, क्या कीर्तिमान स्थापित हुए? सबसे पहला कीर्तिमान जिस पे पूरा देश अभी बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि चिंतित है, वो है गिरता हुआ रुपया। दोस्तों, इस वित्त वर्ष में यानी 2025-26 में रुपी जो है वो 95 के अपने आज तक के सबसे निचले स्तर को छू चुका है डॉलर के मुकाबले। और जो कल की क्लोजिंग आई थी रुपी की वो 94.7 थी, पर ये 95.3 तक गया था। और इस चालू वित्त वर्ष में रुपये ने लगभग 9.8% की गिरावट दर्ज की है। ये गिरावट जो है ये 2011-12 के बाद में सबसे बड़ी गिरावट है। 2011-12 में जब भारत का नाम फ्रेजाइल 5 में आने लग गया था, यूरो क्राइसिस हुआ था, उस टाइम में रुपया जो है डॉलर के मुकाबले 12.4% गिरा था। तो अब रुपये डॉलर पे मैं बाद में बात करूंगा। एक और चीज पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दोस्तों, ये वित्त वर्ष जो है 2025-26, 31 मार्च आज के दिन स्टॉक मार्केट बंद है हनुमान जयंती के कारण। परंतु कल की क्लोजिंग को यदि हम देखें तो हमारे स्टॉक मार्केट में एफआईएस ने रिकॉर्ड बिकवाली की है इस साल। जी हाँ, 2025-26 में रिकॉर्ड लेवल के 1,80,000 करोड़ के शेयर्स जो हैं वो एफआईएस ने सेल किए। और इस 1,80,000 करोड़ का माल जो पूरे इस एक साल में इन्होंने बेचा, उसमें अकेले मार्च के महीने में, इस मार्च के महीने में 1,17,000 करोड़ के स्टॉक्स जो हैं वो एफआईएस ने सेल किए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सेल किए। और ये एफआईएस के बिकवाली का नतीजा ही था कि कल जो है हमारे मार्केट ने जो लास्ट ट्रेडिंग डे था 2025-26 वित्तीय वर्ष का, उस दिन 488.20 यानी 488 पॉइंट्स का गिरावट निफ्टी ने दर्ज किया। और हमारा मार्केट इस फाइनेंशियल ईयर में 22,331 पे निफ्टी बंद हुआ है। 22,331.40 ये लास्ट निफ्टी का जो है ये फिगर है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए। अब दोस्तों, बात हम करते हैं कि पहली बात एफआईएस सेल क्यों कर रहे हैं, दूसरी बात इंडिया का रुपया डॉलर के मुकाबले गिर क्यों रहा है। इन दो चीजों पे मैं आज आप लोग का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और इनके रीजंस को जरा समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एफआईएस के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के सेलिंग के पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि कोई भी इन्वेस्टर पैसे तभी लगाता है स्टॉक्स में जब उसको दिखता है कि कंपनी का अर्निंग ग्रोथ जो है, यानी जो उसका प्रॉफिट जो है वो काफी तेजी से बढ़ेगा आने वाले दिनों में। पर हो ये रहा था कि पिछले 1.5-2 साल से एफआईएस ये देख रहे थे कि इंडिया का जो निफ्टी 50 जो कंपनीज हैं और उसके अलावा भी जो निफ्टी नेक्स्ट 100, निफ्टी 500, ये सब जो कंपनीज हैं, इन कंपनीज का अर्निंग ग्रोथ लगभग थमसा गया है। और चिंता का विषय जो था वो था कंजम्पशन सेक्टर। कंजम्पशन सेक्टर चिंता का विषय इसलिए था क्योंकि भारत की इकोनॉमी कंजम्पशन डिपेंडेंट इकोनॉमी है। लगभग 60 से 65% इंडिया का जीडीपी जो है वो कंजम्पशन द्वारा आता है। तो कंजम्पशन में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, आईटीसी हो गया, डाबर हो गया, कोलगेट हो गया, ये सारी कंपनीज जो है इनके रेवेन्यू ग्रोथ जब देखें आप
तो आपको नजर आएगा कि इसमें सिंगल डिजिट में रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ हो। तो एफआईएस ने बोला कि भाई ये बड़ी अजीब बात है, इंडिया कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी है और कंजम्पशन के फील्ड में जो कंपनीज हैं, जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, उनका ही रेवेन्यू बड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। डाटा जो भारत सरकार जीडीपी ग्रोथ का दिखा रही है, इसमें कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और उसी संदेह, उसी अंदेशे पे एफआईएस ने धीरे धीरे पैसा निकालना शुरू किया। और आप देखें तो लगातार 1.5 साल से एफआईएस इंडियन मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं। 1,80,000 करोड़ का जो माल इस बार एफआईएस ने बेचा इंडियन मार्केट में, इससे पहला पुराना कीर्तिमान जो सबसे ज्यादा एफआईएस ने सेल किया था वो 2021-22 में था 1,40,000 करोड़। आपको याद है यूक्रेन वॉर 22 फरवरी 2022 में शुरू हुई थी, 23 फरवरी 2022 में शुरू हुई थी, और हमने देखा था कि 2022 के फरवरी और मार्च के महीने में एफआईएस ने बहुत सेल किया और वो 1.4 लाख करोड़ जो था वो कीर्तिमान को अब जो है वो 1.8 लाख करोड़ के सेलिंग के कीर्तिमान को एफआईएस ने जो है स्थापित किया है 2021-22 के कीर्तिमान को तोड़ते हुए। तो दोस्तों मेन जो रीजन था एफआईएस की सेलिंग का वो था अर्निंग ग्रोथ में कहीं ठहराव आना, स्टैग्नेट अर्निंग ग्रोथ। और जब अर्निंग ग्रोथ आपकी डबल डिजिट्स में नहीं बढ़ती है तो फिर निफ्टी 50 या निफ्टी 500 इनके स्टॉक प्राइसेस क्यों डबल डिजिट में बढ़ने चाहिए? जो इंडिया का अर्निंग मल्टीपल्स जो इंडिया को मिल रहा था, जिसको हम पी भी बोलते हैं, ठीक है, जो पी मल्टीपल है या जो अर्निंग मल्टीपल है, वो इंडिया का लगभग 70% प्रीमियम में था जब आप इंडिया के दूसरे मार्केट, एशिया के दूसरे मार्केट्स को देखें। तो एशिया के दूसरे मार्केट जैसे साउथ कोरिया, ताइवान, चाइना, इन सबसे लगभग 65 से 70% ज्यादा जो है वो प्रीमियम इंडियन मार्केट को मिल रहा था। तो ये प्रीमियम क्यों मिलेगा? जब आपकी अर्निंग ग्रोथ ही उस स्पीड से नहीं हो रही तो आपको क्यों प्रीमियम मिलना चाहिए? तो ये रीजन से जो है वो सेलिंग करना शुरू किया एफआईएस ने इंडिया में। अब ये एफआईएस की सेलिंग जो है ये कहीं ना कहीं जो है वो रुपये के गिरते हुए स्थिति जो है उससे रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। आप पूछेंगे कैसे? दोस्तों किसी भी देश की करेंसी जो है वो उस देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा आप ये कह लीजिए कि रिलेटेड रहती है। करंट अकाउंट बैलेंस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड रहती है, ट्रेड बैलेंस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड रहती है, इन्फ्लेशन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड रहती है और इकोनॉमिक ग्रोथ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड रहती है। कई सारे फैक्टर्स जो हैं वो मिलके किसी भी देश की करेंसी को जो है उसका क्या प्राइस रहेगा उसको डिफाइन करते हैं। अब अगर आप ये देखें तो आप ये देखेंगे कि इसमें हमारा करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो युद्ध होने यानी ईरान युद्ध आरंभ होने के बाद से हम देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं डावाडोल हो गया। डावाडोल इसलिए हो गया है क्योंकि किसी भी देश का जो करंट अकाउंट बैलेंस रहता है उसके 3 पार्ट्स रहते हैं, ट्रेड बैलेंस प्लस प्राइमरी बैलेंस प्लस सेकेंडरी बैलेंस। ट्रेड हमारा हमेशा से डेफिसिट में रहा है, ये सबको पता है, पर प्राइमरी बैलेंस जिसमें जो फॉरेन में जाके इंडियन वर्कर्स काम करते हैं, जो पैसे भेजते हैं, वो भी अब कहीं ना कहीं खतरे के घेरे में आ गए, ठीक है, क्योंकि लगभग 40 से 50 बिलियन डॉलर तो सिर्फ हमको गल्फ रीजन में जो भारतीय काम कर रहे हैं उनके द्वारा भारत में पैसा आता है, 40 से 50 बिलियन डॉलर। और ये जो प्राइमरी बैलेंस जो है, जो अमेरिका में, लंदन में, कुवैत में, कतार में, सऊदी अरबिया में बैठे हुए जो लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो इंडियंस जो काम कर रहे हैं और जो पैसे भेज रहे हैं, उससे हमारा जो है ट्रेड बैलेंस कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज होता है। परंतु उसके बाद भी करंट अकाउंट बैलेंस हमेशा इंडिया का नेगेटिव रहा, ठीक है, हमेशा हम डेफिसिट में रहे। तो इस करंट अकाउंट बैलेंस को न्यूट्रलाइज करता था आपका कैपिटल अकाउंट बैलेंस।
अब करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस ही किसी भी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते हैं। अब ये कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? करंट अकाउंट तो मैंने आपको बता दिया, ट्रेड हो गया, ट्रेड बैलेंस, प्राइमरी बैलेंस प्लस सेकेंडरी बैलेंस। हाँ, सेकेंडरी बैलेंस के अंदर में जो आरबीआई को डिविडेंड मिलता, आरबीआई ने जो डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फेडरल रिजर्व के जो बॉन्ड्स खरीद के रखे हैं या अमेरिकी सरकार की जो ट्रेजरीज खरीद के रखी हैं, उस पे जो इंटरेस्ट रेट मिलता है या इंडियन कंपनीज ने जो बाहर इन्वेस्टमेंट किया है उस पे जो डिविडेंड मिलता है या बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट मिलता है इंडियंस को, वो सब मिलके जो है सेकेंडरी बैलेंस में आता है। तो मेरे ख्याल से आपको करंट अकाउंट बैलेंस तो समझ में आ गया। अब जो ये कैपिटल अकाउंट बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस का सबसे बड़ा भाग होता है एफआईएस एंड एफडीआईएस। ये एफआई जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सबसे बड़ा सोर्स है कैपिटल अकाउंट का। तो हो ये रहा था कि जो हमारा करंट अकाउंट में जो डेफिसिट बनता था वो हम कैपिटल अकाउंट में सरप्लस बना के, यानी एफआईएस को अपनी तरफ रिझा के देश में एफडीआई को ला के उसको न्यूट्रलाइज कर देते थे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सिचुएशन अच्छी रहती थी। तो हमारा जो है कैपिटल अकाउंट बहुत पॉजिटिव रहता था। परंतु अब जिस रफ्तार से एफआईएस पैसा शेयर्स बेच रहे हैं और इस देश से बाहर लेके जा रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट पे भी प्रेशर आ गया है। तो दोस्तों, जब कैपिटल अकाउंट पे किसी भी कंट्री के प्रेशर आता है और करंट अकाउंट जो है वो नेगेटिव रहता है, तो उस देश की करेंसी के ऊपर में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो एफआईएस की ये जो सेलिंग है, ये कहीं ना कहीं भारत के गिरते हुए रुपये के पीछे एक बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा रीजन है। मुझे लगता है कि मैंने आपको मोटा मोटी बहुत ही सरल शब्दों में ये कॉम्प्लेक्स इश्यूज, कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझा दिया है। नहीं, यदि आपको समझ में आया होगा तो आप कृपया करके जो है मुझे मैसेज डाल दीजिएगा। तो एफआईएस के सेलिंग का रीजन ये कि इंडिया में अर्निंग ग्रोथ बढ़ नहीं रही थी। भारत सरकार का जो डाटा है उस पर कहीं उनको संदेह आ रहा था, उसके कारण से एफआईएस इंडियन स्टॉक मार्केट में स्टॉक बेच बेच के भाग रहे थे। उनके स्टॉक बेचने के कारण हमारे कैपिटल अकाउंट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। कैपिटल अकाउंट पे फर्क पड़ने के कारण हमारा रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले वीक हो रहा है। इतनी बात मैंने अभी तक आपको समझाई। अब दोस्तों, आज एक एसबीआई की रिपोर्ट आई है। एसबीआई की रिपोर्ट में ये मेंशन है कि आरबीआई को क्या करना चाहिए गिरते हुए रुपये को संभालने के लिए, और उसमें उन्होंने कहा है कि भाई आरबीआई के पास में $700 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो आप आज नहीं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को खर्च करोगे तो कब करोगे? अब उसमें पर बड़ी ही खूबसूरती से उन्होंने इस चीज को छुपा दिया है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो फॉरेन करेंसी एसेट रहता है, जिसमें बेसिकली डॉलर, पाउंड, येन, युआन, यूरो, ये सब जो अलग अलग करेंसीज के जो भंडार हैं, वो फॉरेन करेंसी एसेट बनाते हैं। ये फॉरेन करेंसी एसेट जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, ये सिर्फ $550 बिलियन, $555 बिलियन के। बाकी सारा जो फॉरेन एक्सचेंज में जो आपका पैसा है, रिजर्व है, वो मेनली गोल्ड का है, सोने का है। तो दोस्तों, जब घर में किसी की नौकरी चली जाती है तो क्या आप अपने घर का सोना तुरंत गिरवी रखने चले जाते हो क्या? तो एसबीआई जो बोल रहा है कि $700 बिलियन का फॉरेक्स से आप कब खर्च करोगे, उसमें पहली बात तो उसने ये छुपाया या ये नहीं क्लियर किया कि फॉरेन करेंसी एसेट कितना है। दूसरा, इन्होंने ये नहीं बताया कि आरबीआई ऑलरेडी $100 बिलियन शॉर्ट मार के बैठा है डॉलर को सिंगापुर के मार्केट में, ऑफशोर मार्केट में। ऑफशोर यानी भारत के बाहर का मार्केट। तो आपके वो $555 बिलियन में वो $100 बिलियन और माइनस कर दो, तो आपका फॉरेन करेंसी एसेट तो वैसे ही कम हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि एसबीआई बोल रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आप खर्चा करके रुपये को स्टेबलाइज करो, तो क्या कहीं एसबीआई ये हिंट दे रहा है कि आप जो है देश का सोना जो है उसको बेचना चालू करो? यदि इस तरीके का सुझाव अगर
दे रहा है एसबीआई, और यदि आरबीआई ने वो सुझाव मान लिया तो ये पूरे विश्व को एक सिग्नल जाएगा कि इंडिया का सेंट्रल बैंक पैनिक मोड में आ गया है, पैनिक कर रहा है, घबरा रहा है। आपको कभी भी अपने पत्ते खोलने नहीं चाहिए। अगर इन्होंने ये पत्ता खोल दिया कि भाई हम अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सेल कर रहे हैं, रुपये को स्टेबलाइज करने के लिए सोना बेच रहे हैं, तो दोस्तों फिर तो मतलब मुझे लगता है कि फिर जितने भी दुनिया के हेज फंड्स हैं वो सब के सब रुपए के ऊपर में टूट पड़ेंगे, रुपए को कमजोर बनाने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये इस बात पे अमल आरबीआई ने नहीं करना चाहिए, ठीक है, अगर गोल्ड सेल करने की बात कर रहा है एसबीआई तो। अब दोस्तों आपको याद होगा 1997 में आसियान कंट्रीज जो हैं इन सब की करेंसीज जम के गिरी थी। ये शुरुआत हुआ था थाईलैंड से। थाईलैंड की करेंसी है बात, वो पहले गिरा, उसके बाद में वो गया मलेशिया में, रिंगिट गिरा, इंडोनेशिया का रुपया गिरा, वियतनाम का डोंग गिरा, साउथ कोरिया का वॉन गिरा, लगातार हमने हांगकांग का हांगकांग डॉलर गिरा। हमने देखा कि ये पूरे देशों में भूचाल आ गया और ये पूरे देशों के स्टॉक मार्केट जम के टूटे। और परंतु ये समस्या या ये कह लीजिए कि ये गिरने की जो शुरुआत थी वो करेंसी से ही हुई थी। और ये करेंसी इसलिए और ज्यादा गिरी क्योंकि इन देश के सेंट्रल बैंक्स ने कहीं ना कहीं अपने पत्ते खोल दिए थे और पैनिक मोड जो है वो अपना दर्शा दिया था। तो मुझे कहना ये चाहिए कि अभी आरबीआई को थोड़ा स्टेबल रहना चाहिए, पैनिक नहीं दिखाना चाहिए। मैं क्यों बार बार पैनिक बोल रहा हूँ? पैनिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 दिन पहले आरबीआई ने एक नियम लाया, फरमान लाया, जिस फरमान में उसने कहा कि कोई भी इंडिया का बैंक ओवरनाइट $100 मिलियन, $100 मिलियन से ज्यादा का ओवरनाइट पोजीशन ओपन नहीं रख सकता है फॉरेक्स में। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि बैंक्स जो हैं वो फॉरेन एक्सचेंज में डील क्यों करते हैं? डील इसलिए करते हैं क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री हो गया या लार्सन एंड टूब्रो हो गया, ये जो कंपनीज हैं जो इंडिया के बाहर काम करती हैं और जो माल बेचती हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स जो एग्जीक्यूट करती हैं, तो वहां जो वो डॉलर खर्चा कर रही है उस डॉलर की हेजिंग जो है वो हेजिंग इंडियन बैंक से करती है। और जब इंडियन बैंक्स इन इंडियन कंपनीज के एक्सपोजर को हेज करता है तो वो अपने भी पोजीशन को हेज करता है ऑफशोर मार्केट में डॉलर को सेल करके, ठीक है। होता यह है, करेंसी मार्केट्स की बहुत टेक्निकल चीज बता रहा हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। होता यह है कि यूजुअली इंडिया में डॉलर जो है 2 पैसा 4 पैसा यानी रुपए के मुकाबले सस्ता मिलता है ऑफशोर मार्केट से। तो ये क्या करती है इंडियन बैंक्स, इंडिया में डॉलर को सस्ते में खरीदते हैं और बाहर ऑफशोर मार्केट में सिंगापुर, हांगकांग, दुबई में बेच देते हैं। अब आप बोलोगे कि इंडिया में क्यों सस्ता रहता है, बाहर क्यों महंगा रहता है? बाहर इसलिए महंगा रहता है क्योंकि बाहर सब ट्रेडर्स हैं। इंडिया में सस्ता इसलिए रहता है क्योंकि इंडिया में वाकई में डिमांड है डॉलर की अपने हेजिंग के लिए। ये कंपनीज अपनी हेजिंग के लिए जो बाहर प्रोजेक्ट्स करती हैं उन प्रोजेक्ट्स को एक तरीके से हेज करने के लिए, बचाने के लिए जो है वो इंडिया में डॉलर खरीदती हैं। और चूंकि वो इंडिया में करती हैं तो इंडियन बैंक जो उनको हेज प्रोवाइड करते हैं वो फॉरेन मार्केट में उसको सेल करते हैं। तो अब इन्होंने ये कहा कि $100 मिलियन से ज्यादा किसी भी बैंक का ओवरनाइट एक्सपोजर नहीं रहना चाहिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सारस्वत बैंक, इन दोनों की बैलेंस शीट क्या बराबर है क्या? क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा की बैलेंस शीट बराबर है क्या? क्या एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक को आप क्या बंधन बैंक की बैलेंस शीट से कंपेयर कर सकते हो? क्या बराबर है क्या? तो जब नहीं है, जब उनकी बैलेंस शीट इतनी बड़ी है, इतना ज्यादा एक्सपोजर है, तो आप फिर क्यों ये $100 मिलियन का लिमिट सेट कर रहे हो अक्रॉस द बैंक, सभी बैंक्स के ऊपर? ये शो करता है कि कहीं ना कहीं हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पैनिक मोड में आ रहा है, घबरा रहा है। पैनिक नहीं करना चाहिए। खैर, तो ये बातें रही, थोड़ी टेक्निकल है, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आए तो आपके पास में मेरा मोबाइल नंबर है ही 9860317209।
आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर जरूर दूंगा जितना भी मुझे मालूम है उसके हिसाब से। दोस्तों 11 अप्रैल को मैं एक पेड वीडियो लेके आ रहा हूं, जिस पेड वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि मैं कहाँ फॉरेन के मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं या मुझे इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल कहाँ नजर आ रहा है। यदि आप में से कोई भी ये वीडियो देखने का इच्छुक है तो मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकता है। वीडियो की फीस 1000 रुपये है। यदि आप 1000 रुपये फीस पे कर सकते हैं तभी मुझे संपर्क करें। दोस्तों अब मैं आपको कुछ किताबें दिखाता हूं। ये किताब है बुल। बुल किताब को लिखा है मैगी मेघार ने। ये मैगी महार जो है, ये आप समझ लीजिए कि इन्होंने आज तक 2 ही किताबें लिखी हैं मैगी जी ने, ठीक है। खाने वाला मैगी नहीं है, इनका नाम ही मैगी है, MAGGIE। इस किताब की तारीफ जो है, बुल की तारीफ खुद वॉरेन बफेट ने की थी। वॉरेन बफेट ने कहा था कि बहुत ही बेहतरीन किताब है, मैगी महार ने बहुत ही बेहतरीन किताब लिखी है। और मैंने भी पढ़ा तो मुझे मजा आ गया दोस्तों, मैं रख नहीं पाया, इतनी बेहतरीन किताब है। मैं पढ़ता हूँ तो मैंने आपको दिखाया, मैं ऐसे अंडरलाइन कर करके पढ़ता हूँ, पूरी किताब को मैं रंग डालता हूँ, पूरी किताब जो है वो रंग देता हूँ। तो ऐसी पढ़ना चाहिए। ये किताब जो है बेसिकली ये बता रही है कि किस तरीके से 1982 से लेके 2004 तक किस तरीके से बूम और बस्ट का साइकिल स्टॉक मार्केट में बना है। स्टॉक मार्केट में किस तरीके से बूम और बस्ट का साइकिल बना स्टॉक मार्केट में, उसके बारे में ये किताब बात करती है। दोस्तों दूसरी किताब जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो किताब है, इस किताब को मैं शायद पहले भी किसी प्रोग्राम में दिखा चुका हूं, मेरी फेवरेट किताब है प्रैक्टिकल स्पेकुलेशन। ये किताब जो है प्रैक्टिकल स्पेकुलेशन, ये बहुत बड़े हेज फंड मैनेजर थे, विक्टर नाइडरहॉफर। ये विक्टर नाइडरहॉफर जो है ये बेसिकली स्क्वॉश प्लेयर थे, ठीक है, अमेरिका के स्क्वॉश चैंपियन थे। बाद में इन्होंने अपना जो है वो हेज फंड खोला और ये ऐसे हेज फंड मैनेजर थे जो 2 बार बर्बाद हुए। मतलब इन्होंने पैसा भी जबरदस्त बनाया और उसी स्पीड से पैसा गंवाया भी, और अपने उसी पूरे एक्सपीरियंस पे उन्होंने किताब लिखी है। बहुत बढ़िया किताब है प्रैक्टिकल स्पेकुलेशन। थोड़ी महंगी किताब है, मिल जाए तो अवश्य पढ़ना। दोस्तों ये जो रुपया गिर रहा है, ठीक है, तो ये रुपये पे तो किताब नहीं है, परंतु ये किताब है द डॉलर ट्रैप। इसको हमारे एक इंडियन ही है इकोनॉमिस्ट ईश्वर प्रसाद, जो आज की डेट में अमेरिका में पढ़ा रहे हैं, शायद कॉर्नल में पढ़ा रहे हैं। वो कहाँ पढ़ा रहे हैं? कॉर्नल में पढ़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया किताब है दोस्तों, है ना। और ये डॉलर के ऊपर में मेनली बात करती है, परंतु यदि आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको करेंसी कैसे मूव होती है, करेंसी मूवमेंट में क्या क्या चीजें मायने रखती हैं, वो सारी चीजें जो है वो आपको पता चलेगी। और ये एक किताब है, चौथी किताब, अगेन थोड़ी महंगी है, हेज फंड मार्केट विजार्ड्स। ये जैक स्वैगर की लिखी हुई है, जिसमें उन्होंने काफी सारे जो है हेज फंड मैनेजर्स के इंटरव्यू लिए, ठीक है, और उन हेज फंड मैनेजर्स के उन्होंने किस तरीके से वो खरीदते हैं, किस तरीके से बेचते हैं, क्या चीजें देखते हैं, वो सब चीजों के ऊपर में किताब लिखी है। किताब का नाम है हेज फंड मार्केट विजार्ड्स। तो ये 4 किताबें हैं, चारों बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं। आप लोग यदि स्टॉक मार्केट रिलेटेड या करेंसी मार्केट रिलेटेड ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो अवश्य ये किताबें पढ़ें, बहुत ही ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा ये बुक्स पढ़ के। दोस्तों यही समाप्त करना चाहूँगा। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, बाय।